स्टूपिड, द्रव्यमान क्षति। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है बंधन ऊर्जा का। ये इतने क्वेश्चन हैं जो आपको इस दोनों चैप्टर से एटम और न्यूक्लियाई से क्या करना है, कवर करना है। रेडियो एक्टिव 6 नियतांक, नाभिकीय बल, अर्धायु, औसत आयु और आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, द्रव्यमान क्षति और आपकी बंधन ऊर्जा। वन लाइनर है सारे, है ना, वन लाइनर है। आप थ्योरी के थ्रू ही इसमें 6 नंबर, इस दोनों चैप्टर को मिला के 6 नंबर आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु से। पहला है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या कहा कि परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है, नाभिक का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ पे केंद्रित होता है, उसके केंद्र में होता है जितना भी धनावेश है और उसका द्रव्यमान। और इसी धनावेश को और द्रव्यमान को जो केंद्रित करके रखता है उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, है ना। और इस नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसके और जो परमाणु होता है उसका साइज होता है। ये आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या कहा। एक तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है, जो नाभिक होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो परमाणु का साइज होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। जो नाभिक है वो एटम से बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे कि आप बोलेंगे कि एक फुटबॉल ग्राउंड में यदि एक छोटी सी मक्खी दिख रही है ना, तो उसी तरह एक एटम के अंदर छोटा सा जो नाभिक है वो उसी तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। तो नाभिक जो होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने अपना थर्ड जो बात कही रदरफोर्ड ने कि नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻12 मीटर के रेशियो में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर कौन घूमते होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। अगला उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर केवल वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये ऐसा स्टेटमेंट है, रदरफोर्ड का जो भी स्टेटमेंट वाला चीज आता है आपको एज इट इज वैसे का वैसा ही लिखना है। पहला स्टेटमेंट था कि परमाणु का जितना द्रव्यमान है उसके केंद्र में होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक का जो साइज होता है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, ठीक है। अगला है आपका, यदि आप 2-3 भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो भी आपको यहाँ से नंबर मिल सकता है, कवर हो सकता है नंबर। अगला है आपका बोर का परमाणु। चूंकि टाइम बहुत कम है और एटम और न्यूक्लियाई दोनों चैप्टर कवर करना है, इसलिए शॉर्ट में समराइज करके बता रहे हैं। अगला है आपका बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर ने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि उन्होंने भी बोला कि जो जितना भी द्रव्यमान है और धनावेश है वो नाभिक परमाणु के केंद्र पे होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं, है ना, कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना, वो केवल कुछ ही एक कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं, है ना। जहां पे कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उनको कहते हैं स्थायी कक्षाएं, है ना। और ये जो स्थायी कक्षाएं होती हैं इनका जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कोणीय संवेग वो होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। किसने कहा ये बात, बोर ने कहा, है ना। पहले तो कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्पेशल कक्षा में ही गति करते हैं, मोशन करते हैं, और वो स्पेशल जो कक्षाएं होती हैं उनका जो कोणीय संवेग होता है, जिसका कोणीय संवेग का कितना गुना होता है, nh/2π गुना होता है, ठीक है। अच्छा, और इसी को जहां पे कोणीय संवेग nh/2π गुना होता है, इसको बोर का क्वांटीकरण कहते हैं, बोर का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बोर का हाइपोथेसिस था ये, बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न मतलब हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो क्या उत्सर्जित होता है, बोला उन्होंने, एक फोटोन उत्सर्जित होता है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, h म्यू होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो वहां से क्या एमिट होता है, फोटोन एमिट होता है, जिसकी एनर्जी होती है h म्यू, जो किसके इक्वल होती है,
इनिशियल एनर्जी लेवल और फाइनल एनर्जी लेवल के अंतर के क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपने दिया बोर ने। तो आपको पूछा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए या फिर बोर का परमाणु मॉडल। ये सारा टॉपिक आपने केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। अगला जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस और ज्यादा होता है वो है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n इक्वल 1 2 3 4 5 6 और ये आप ले लो 7, यहाँ पे एक और ले लो। जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इजी है। आप यदि एक ग्राफ, यदि इस डायग्राम को आप बना लेते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आने वाले सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन, पहला हम इसमें पढ़ेंगे लाइमन श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? लाइमन श्रेणी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल पे क्या करते हैं, जंप करते हैं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आते हैं, तो उसी के रेशियो के इक्वल वहां से क्या निकलती है, रेस निकलती है, वहां से विकिरण निकलती है। और इस प्रकार की जो विकिरण रहती है वो कहलाती है आपके स्पेक्ट्रम रेखाएं, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पहला हम पढ़ेंगे लाइमन श्रेणी, दूसरा आप पढ़ेंगे बामर श्रेणी, अगला पढ़ेंगे पास्चन श्रेणी और उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट श्रेणी और उसके बाद है आपका फूड श्रेणी, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करते हैं, है ना। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल 1 और n2 इक्वल 2 3 4 5 एंड 6, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक शुरू हुई है, 7 तक, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल क्या है, 7। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करते हैं तो इस तरह का जो श्रेणी है ये कहलाता है आपका लाइमन श्रेणी, है ना। और ये जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करते हैं तो ये कौन से क्षेत्र में होता है, ये पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। इस तरह का स्पेक्ट्रम कहाँ बनता है, पराबैंगनी क्षेत्र में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप नाम बताइए कि कौन सी श्रेणी है, तो लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप कर रहा है तो ये कौन सी प्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जंप कर रहा है, तो कौन सी श्रेणी बनती है, तो लाइमन श्रेणी। कौन से क्षेत्र में बनती है, तो पराबैंगनी क्षेत्र में। फिर यहाँ से इसका आपको तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखने का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य इक्वल होता है 1/λ r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन एंड कौन से लेवल पे जंप कर रहा है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल से लोएस्ट एनर्जी, और वो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, n की वैल्यू वहां पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, और इस n2 की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 और कहाँ से 6 या फिर 7, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है। फिर पूछा जाता है कि इसका तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए, तो आप यहाँ से इसके तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी लिखेंगे। कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। फिर आजकल यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य का मान लिखिए, है ना। तो यदि आपको याद है तो ठीक है, और नहीं है तो आप ये दो अगर आंसर में लिखते हैं कि कौन से क्षेत्र में पड़ता है और उसका तरंग दैर्ध्य क्या है, तो भी आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है ना। तो जैसे कि इसका बोल रहे हैं n इक्वल, यदि हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में n2 की वैल्यू यदि 2 रख देते हैं तो हमको यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे r जो कि क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, और इस r की वैल्यू होती है
1.0967 10⁻⁻⁷ मीटर समथिंग, मीटर इनवर्स समथिंग इसका वैल्यू होता है। तो जब आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। ये लाइमन श्रेणी में मिलने वाला सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य है। इसके बाद यदि आप यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनेटिव पुट कर देते हैं तो आपको लैम्डा इक्वल मिलता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो आपके ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पूछा जाएगा कि कौन सी श्रेणी है, तो लाइमन श्रेणी है। कौन से क्षेत्र में आता है, तो पराबैंगनी क्षेत्र में, और इसका तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है 1/λ r 1/n1² - 1/nt², और n1 की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, अब इसमें बनने वाला सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य, उसकी वैल्यू, और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम, मुझे पता है ये सारा टॉपिक आपके स्कूल में ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ये एक बार आपका केवल और केवल रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से यदि दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं, जंप करते हैं, ठीक, तो कौन सी श्रेणी मिलती है, तो हमको मिलती है बामर श्रेणी। ये श्रेणी कौन से क्षेत्र में पड़ती है, ये आपका पड़ती है दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, इसका फिर से इसका तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू आप अब उच्च एनर्जी लेवल से कहाँ जंप कर रहा है, वो n2 में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और n2 की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे 1/λ r n1 की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, फिर आप यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे n2 की वैल्यू आप 3 रखेंगे, तो आपको फिर से सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य मिल जाएगा। इसमें मिलने वाला तरंगदैर्घ्य कुछ 6000 समथिंग सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है ना, और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3000 समथिंग कुछ होता है ना, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है आपका, ये से क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी श्रेणी है, तो बामर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो कौन सी श्रेणी बनती है, बामर श्रेणी। अब वो कौन से क्षेत्र में पड़ती है, दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। उसके तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/λ इक्वल 1/r 1/2² माइनस 1/n का स्क्वायर। इसमें बनने वाला सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य आपको याद रखना है। याद नहीं रख सकते तो आप सॉल्व करके भी वैल्यू लाएंगे तो भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला श्रेणी है आपका लाइमन बामर, फिर है आपका, अच्छा यहां पे ये ड्रॉ ही नहीं हुआ है ना। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तृतीय ऊर्जा स्तर पे क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो यहाँ पे जो श्रेणी बनती है वो कौन सी श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी है ना। ये आपका ये लाइमन श्रेणी कौन से क्षेत्र में पड़ा, पराबैंगनी क्षेत्र में, ये आपका दृश्य क्षेत्र में, और पाश्चन श्रेणी आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है अवरक्त क्षेत्र में। अगला है आपका लाइमन बामन पाश्चर से। फिर इसका तरंगदैर्घ्य देख लेंगे कि पाश्चन श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ n1 की वैल्यू स्टार्ट होती है 3 से और n2 की वैल्यू है 4, 5 और 6, तो 1/λ इक्वल r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद है आपका जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर पे क्या करता है, जंप करता है, तो यहाँ पे कौन सा श्रेणी बनता है, लाइमन बामन पाश्चन, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट है ना। फिर यहाँ पे सेम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n3 के जगह पे आ जाएगा 4, और ये आपके ये n1 हो जाएगा 4 और n2 हो जाएगा 5, 6 और आपका 7। फिर यहां से आप
तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला यहां से लिख देंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल r 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है दूर अवरक्त क्षेत्र में, दूर अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके बाद ये 5 होते हैं ना, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट, और एक आपको पढ़ना है फुट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर पे जंप करता है ना, हाईएस्ट एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल पे जंप करता है, तो कौन सी श्रेणी मिलती है हमको? तब हमको मिलती है यहाँ पे फुट श्रेणी, है ना। ठीक है, इसके लिए तरंग दैर्ध्य होता है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से n1 की वैल्यू हो जाती है 5 और n2 की वैल्यू हो जाती है 6 7, है ना। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, रखना है, जिससे आपको कौन सी श्रेणी की रेखाएं मिलेंगी? आपको मिलेंगी फुट श्रेणी की रेखाएं। अब इसमें भी पूछा जाता है कि इसका हाईएस्ट एनर्जी, जब इसका सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य कौन सा है और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य आपको शायद मिलता है 74,000 एंगस्ट्रॉन्ग समथिंग मिलता है, और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य शायद 22,000 एंगस्ट्रॉन्ग समथिंग। इसको आप देख लेंगे बुक से कि सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य का वैल्यू क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस ग्राफ को ही यदि आप अच्छे से याद कर लेंगे, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट, और बच्चों को लगता है कि ये जो है बहुत इजी है, हम ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी श्रेणी कौन से क्षेत्र में पड़ती है, कौन सी श्रेणी पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, या उसका तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है। तो यदि आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, डायग्राम को बार बार बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट और फुट श्रेणी। वैसे ही ये जैसे दूर अवरक्त क्षेत्र में पड़ा, तो आपका फुट श्रेणी पड़ता है अति दूर अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपके परमाणु वाले चैप्टर से, ये 3 क्वेश्चन आपको तैयारी करना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, और आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा डेरिवेशन है ना। तो डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, जहां पे आपको ये प्रूफ करना है कि त्रिज्या जो है एन स्क्वायर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या के बारे में बात की गई, ये क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नाभिक वाले चैप्टर में, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में। इसमें बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कराती हूँ रेडियो एक्टिव क्षय। रेडियो एक्टिव क्षय, ये रेडियो एक्टिव आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो रेडियो एक्टिव जहां से कौन सी बैक्यूरल किरणें, जिन पदार्थों से कौन सी किरणें निकलती हैं, बैक्यूरल किरणें निकलती हैं, उन पदार्थों को पदार्थों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमको ओवरव्यू ही देखना है ना। इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अब ये जो बैक्यूरल किरणें हैं, मान लो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, यहाँ पे आपका 2 प्लेट है, एक आप ले लो निगेटिव और एक आप ले लो पॉजिटिव, है ना। जो किरणें निगेटिव प्लेट की ओर जाती हैं, है ना, तो उन किरणों को हमने कहा अल्फा किरणें। जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रही है उनको कहते हैं बीटा किरणें, और जो किरणें सीधे निकल जाती हैं उनको कहते हैं गामा किरणें। ठीक है, अब हमने देखा कि जैसे ही जो किरणें निगेटिव प्लेट की ओर जा रही है, मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रही है, मतलब वहां पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और इसमें ये जो होता है गामा, ये उदासीन होता है, इस पे चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये तो था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे है रेडियो एक्टिव क्षय। आपको पूछा जाता है ना, रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं? ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणुओं के क्षय होने की दर
परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। परमाणुओं की संख्या के अनुक्रम, रेडियो एक्टिव 6 मतलब रेडियो एक्टिव डीके लॉ है ना, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ठीक है, तो परमाणुओं के क्षय होने की दर परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, आपको यहाँ से ज्यादा डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं। यदि आप डेफिनेशन ही लिख देते हैं तो ही यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या है ना, रेडियो परमाणुओं के क्षय होने की दर, परमाणुओं की संख्या को किससे बता रहे हैं, n से बता रहे हैं, और 6 परमाणुओं के क्षय होने की दर को बता रहे हैं dn/dt। जब भी दर की बात आती होती है तो कहाँ किससे डिवाइड किया जाता है, t से, है ना। तो क्षय होने की दर, यहाँ पे निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि t के बढ़ने पर n का मान क्या होता है, कम होने लगता है ना। यदि आप केवल डेफिनेशन भी लिख देंगे रेडियो एक्टिव 6 किसे कहते हैं, तो भी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। यही बस थोड़ा सा यहाँ से डेरिवेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, तो परमाणुओं के क्षय होने की जो दर है वो संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। आपको पता है अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे एक क्या आएगा, नियतांक, जो कि यहाँ पे क्या है, लैम्डा है। इसी लैम्डा को कहते हैं क्षय नियतांक। क्या कहते हैं, क्षय नियतांक। रेडियो एक्टिव 6 कहने का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से किरणें निकल रही है, बैक्टीरियल किरणें निकल रही है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही है। ये किरणें कंटिन्यू निकलते जाएंगी तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का मास धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। उसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव क्षय, है ना। तो परमाणुओं के क्षय होने की दर संख्या के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, अब यहां से आप n को इधर पक्षांतर कर दो तो इधर आ जाएगा n, यहाँ चला गया आपका dt। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इधर दे दो, ये हो गया इंटीग्रेशन dn/n इक्वल माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt। यस, आपने पहले ही पढ़ा है फॉर्मूला कि समाकलन dx/x का समाकलन होता है log x। तो यहाँ पे dx की जगह क्या है, dn/n, तो इसका समाकलन हो जाएगा क्या, log n। ठीक है, यहाँ यस समाकलन dx की वैल्यू क्या होती है, x, तो यहाँ पे dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक फॉर्मूला सुना है y इक्वल e⁻ x, है ना। तो x इक्वल होता है log y के, किसके इक्वल होता है, log y के। तो हम इसको लिख सकते हैं n e⁻ माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं n e⁻ माइनस लैम्डा t। ठीक है, अब यहां से यदि हम इसको आगे सॉल्व, अब जैसे ही आपको पता है समाकलन होता है तो एक क्या आता है, नियतांक आता है। मान लें यहाँ पे नियतांक क्या है, a है, और जो नियतांक आता है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो इस नियतांक की वैल्यू फाइंड करने के यदि हम बोले, यदि हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या रख दे, 0 रख दे, है ना। तो यहाँ पे आपका और n की वैल्यू किसके इक्वल है, n 0 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 में आप यदि ये वैल्यू पुट करोगे तो n की जगह n0, e की जगह माइनस लैम्डा इंटू 0, और ये हो गया a, तो e की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a किसके इक्वल आता है, n0 के इक्वल आता है। तो a की वैल्यू आ गई n0। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में यदि हम रखते हैं n इक्वल, सॉरी यहाँ में log n0, एक मिनट,
log n ज़ीरो इक्वल यहाँ पे आएगा माइनस लैम्डा टी प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक, अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका log n इक्वल log n ज़ीरो प्लस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा log n माइनस log n ज़ीरो इक्वल ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगा log n अपॉन n ज़ीरो इक्वल ठीक है, ये होगा यहाँ पे माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ से यदि ये फॉर्मूला लगा दे y इक्वल ई टू द पावर x, x इक्वल log y, तो यहाँ से log ट्रांसफर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका n अपॉन n ज़ीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यदि मैं यहाँ पे n को पक्षांतर कर देती हूँ तो ये हो जाएगा n इक्वल n ज़ीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यदि आपको डेरिवेशन करना है तो इट्स ओके, यदि डेरिवेशन पूछ रहा है तो डेरिवेशन बनाइए, अदरवाइज इसमें थ्योरी में ही आपको नंबर मिल जाएगा। रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं, उसके बाद आप ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n इक्वल n ज़ीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसमें पूछा जाता है कि क्षय नियतांक किसे कहते हैं, है ना, क्षय नियतांक। इस इक्वेशन में यदि आप t की जगह रख दोगे 1 अपॉन क्या लैम्डा, कौन सी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इस इक्वेशन में यदि आप लैम्डा की जगह पे क्या रख दो, t रख दोगे, तो n इक्वल हो जाएगा n इक्वल n ज़ीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा n इक्वल n ज़ीरो ई टू द पावर माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं n ज़ीरो अपॉन ई। ठीक, तो पूछा जाता है कि क्षय नियतांक किसे कहते हैं, है ना। तो क्षय नियतांक समय का ऐसा व्युत्क्रम है जो रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन होने पर उसके मूल मान का कितना रह जाता है, 1 अपॉन ईवा भाग रह जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षय नियतांक किसे कहते हैं। तो क्षय नियतांक ऐसा समय है जिसपे रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने पर वो कितना रह जाता है, परमाणुओं की संख्या मूल मान की 1 अपॉन ईवा भाग रह जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि रेडियोएक्टिव क्षय किसे कहते हैं और प्लस क्षय नियतांक किसे कहते हैं। अगला है आपका अर्धायु। हाफ लाइफ, यहां से भी आपका केवल डेफिनेशन ही आता है कि अर्धायु या हाफ लाइफ किसे कहते हैं, है ना। तो हाफ लाइफ अर्धायु वह समय है जिससे रेडियो एक्टिव परमाणु के विघटन होने पर परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है ना। क्या हो जाती है, अर्धायु हाफ लाइफ में परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। दैट मीन 2 से परमाणुओं की संख्या को हम किससे बता रहे हैं, n से, और उसकी संख्या आधी रह जाती है, मतलब n इक्वल n0/2, है ना। ये हमको इसमें बताना है। आपको पूछा जाएगा कि अर्धायु हाफ लाइफ किसे कहते हैं, इसका भी बहुत लंबा सा डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है, डायरेक्ट आप थ्योरी याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिव वह समय है जिसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वह प्रारंभिक मान की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो t इक्वल 0.6931 अपॉन क्या आता है, आंसर लैम्डा। आप यहां तक भी करेंगे तो भी यहां तक भी सफिशिएंट है। ठीक है, अगला है आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, औसत आयु।
एवरेज लाइफ, या फिर आप इसको मीन लाइफ भी बोल सकते हो, औसत आयु क्या होता है ना। तो इसको दर्शाते हैं टाउ से, और टाउ इक्वल होता है यहाँ पे 1/लैम्डा। इसको औसत आयु इक्वल होता है आपका परमाणुओं का योग बटे परमाणुओं की संख्या। केवल आपको यहाँ से डेफिनेशन ही लर्न करना है और यहाँ से आपको 3 नंबर मिल सकता है ना। औसत आयु या फिर एवरेज लाइफ क्या होता है, तो परमाणुओं का योग बटे परमाणुओं की संख्या, और इसको दर्शाते किससे हैं, टाउ से। टाउ इक्वल होता है 1/लैम्डा। इसके बाद आपका क्वेश्चन बच जाता है 2 क्वेश्चन, और यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है एक आपके हैं द्रव्यमान क्षति, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि नाभिक का द्रव्यमान और किनका द्रव्यमान, नाभिक पे जो घटक है, नाभिक के घटक कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो नाभिक का द्रव्यमान और उनके घटक के द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है, आपका मास डिफेक्ट या फिर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। उसको किससे दर्शाते हैं, डेल एम से दर्शाते हैं, डेल कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक, तो मान लो नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान ZMP प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान A- ZMN, और माइनस आपका नाभिक का द्रव्यमान, ये कहलाता है आपका द्रव्यमान क्षति। ये क्वेश्चन में आपके जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 5 से 6 क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपका बंधन ऊर्जा या फिर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है, जब नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, जब नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा, तो द्रव्यमान क्षति के संगत जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक है, इसको बोलते हैं EB से दर्शाते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी को EB से दर्शाते हैं, जो इक्वल होता है डेल MC स्क्वायर के, क्या होता है, इक्वल होता है, जो MC स्क्वायर मास एनर्जी जो इक्वेशन होता है ना, वही है डेल इक्वल MC स्क्वायर। ठीक है, अगला है आपका ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा, याद कर लेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगला है आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इसके बारे में सभी को पता होगा, इसका डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये बताने लायक टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको कर सके, क्योंकि नाभिक जो है न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में बहुत वास्ट है, हमारे सिलेबस में उसका केवल छोटा सा ही पोर्शन है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहे हैं। अदरवाइज जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो अपने आप में बहुत लार्ज है ना, जिसके लिए एक क्लास क्या कई क्लास भी कम पड़ जाएंगे, है ना। अभी हमको केवल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो नाभिकीय विखंडन, जब क्या होता है, भारी नाभिक किसमें टूटता है, 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, तो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 पे यदि हम न्यूट्रॉन की क्या कराते हैं, बमबारी कराते हैं, तो ये किसमें किसमें टूटता है, बेरियम और किसमें, क्रिप्टॉन में, है ना। 56, 36, 141, यहाँ पे आप 92 समथिंग, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन भी मिलते हैं,
और साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। ये आपका नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। आपको पूछा जाएगा तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, पहले उसका डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद फिर उसका एग्जांपल बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके 3 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है आपका नाभिकीय संलयन। हो गया है, ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।